गुड मॉर्निंग। 11th क्लास अपन ने लास्ट क्लास के अंदर इम्पल्स के ट्रांसमिशन को समझा था। आज उसी टॉपिक को थोड़ा और अपन क्लियर कर लेते हैं कि कौन कौन से जो आयंस हैं वो एक्सोनल मेम्ब्रेन के बाहर और अंदर पाए जाते हैं। ओके बेटा, तो एक बार फिर से मैं स्केच बनाऊंगा इम्पल्स की ट्रेवलिंग के लिए। यस बच्चों, ध्यान से देखिए। बच्चों, अपन इस टॉपिक को मैं फिर से इसलिए बता रहा हूँ कि पहले मैंने एक ब्रीफ आपको एक्सप्लेनेशन दे दिया था तो समझ में आ गया था आपके। अब मैं बता रहा हूँ कि जनरली जो एक्सोन होता है, एक्सोन के अंदर की ओर जो प्लाज्मा है, जो फ्लूइड है, उसे हम कहते हैं एक्सोप्लाज्म। क्या कहते हैं? एक्सोप्लाज्म। हम न्यूरॉन के एक्सोन की बात करें, ठीक है ना। और एक्सोन के बाहर जो है वो अलग फ्लूइड है जो कि एक्सोप्लाज्म से अलग है। तो जनरली क्या होता है कि बाहर के फ्लूइड, एक्सोनल मेम्ब्रेन के बाहर जो फ्लूइड होता है वहां पर सोडियम आयन ज्यादा होते हैं। सोडियम आयन की जो अमाउंट होती है वो ज्यादा होती है। क्लियर होगी बात आपकी? और अंदर की ओर पोटेशियम आयन होते हैं। एक्सोन मेम्ब्रेन के अंदर की ओर पोटेशियम आयन होते हैं और कुछ नेगेटिव प्रोटीन्स होती हैं। और क्या होती हैं? कुछ नेगेटिव प्रोटीन्स होती हैं। क्लियर होगी बात? और ये कैसे होता है कि रेस्टिंग पोटेंशियल के दौरान, जब एक्सोनल मेम्ब्रेन रेस्टिंग पोटेंशियल कंडीशन में होती है तो बाहर की ओर पॉजिटिव चार्ज होता है, पॉजिटिव आयंस होते हैं, और अंदर की ओर नेगेटिव चार्ज रहता है। अंदर की ओर नेगेटिव चार्ज और बाहर की ओर पॉजिटिव चार्ज कैसे रहता है, इसका भी कारण बता देता हूँ कि जनरली ये जो रेस्टिंग पोटेंशियल अचीव होता है
वो कैसे होता है कि बाहर जो पोटेशियम आयन होते हैं, अगर मान लो दो पोटेशियम आयन अंदर की ओर आते हैं, तो इसके कंपेयर में 3 पोटेशियम आयन बाहर जाते हैं। मतलब जब ये सिचुएशन या का अचीवमेंट होना होता है, तो उस समय बाहर से 2 पोटेशियम आयन अंदर आते हैं, तो अंदर अगर सोडियम आयन है तो उसके कंपेयर में 3 सोडियम आयन बाहर जाते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पर सोडियम आयन बाहर जाने पर सोडियम आयन कितना ज्यादा है, 1 ज्यादा है, तो इसलिए बाहर की मेम्ब्रेन पर पॉजिटिव चार्ज शो करते हैं अपन। अंदर की ओर 2 पोटेशियम आयन है, 1 कम है पॉजिटिव चार्ज, और उसके अलावा नेगेटिव प्रोटीन होती है, तो अंदर का जो चार्ज होता है वो नेगेटिव होता है। क्लियर होगी बात। तो ये तो बात होगी रेस्टिंग पोटेंशियल के कंडीशन की। ठीक है, क्यों होता है पॉजिटिव और नेगेटिव ये भी मैंने बता दिया। अब इंपल्स कैसे ट्रेवल करता है कि जैसे ही डेंड्राइट के द्वारा साइटोन के अंदर कोई इलेक्ट्रिकल इंपल्स आता है, तो ये जो एक्सोनल मेम्ब्रेन है ये डीपोलराइज हो जाती है। तो उस डीपोलराइजेशन के कंडीशन में क्या होता है कि सपोज करो ये साइट ए है, तो इसमें जो पॉजिटिव चार्ज है वो अंदर की ओर मूव करता है, और जो नेगेटिव आयन है वो बाहर की ओर मूव करता है। ठीक है ना। तो जो इंपल्स है वो ट्रेवल, जो चार्ज है वो ट्रेवल करता है अंदर की ओर, तो इस तरफ, मतलब ए से बी तक। ठीक है ना। मान लो ये ए साइट है और नेक्स्ट साइट जो है बी है। ठीक है ना। तो यहाँ का जो इंपल्स है वो ए से बी पर आ जाता है अंदर की ओर, और बाहर का जो चार्ज है वो बी से ए की ओर चला जाता है। बी से ए की ओर जाने पर क्या होता है कि ये जो माइनस और प्लस एक्सचेंज हुए हैं ये वापस से नॉर्मलाइज हो जाते हैं, वापस रेस्टिंग कंडीशन में चले जाते हैं। समझ में आ गई बात आपके। तो यहाँ देखिए आप कि यहाँ का चार्ज जब यहाँ आता है तो यहाँ के प्लस अंदर आ जाता है, नेगेटिव माइनस आयन बाहर चला जाता है। ठीक है ना। और बाहर से जो चार्ज यहाँ आया है बी टू ए साइड पर, तो इसने वापस क्या नॉर्मलाइज कर दिया, प्लस और माइनस को, यहाँ भी प्लस माइनस, तो वापस से ये नॉर्मल आ गया। फिर यहाँ से अब जो चार्ज या इंपल्स है वो नेक्स्ट साइड सी पर जाएगा, तो और बाहर की ओर जो है सी से बी की ओर आएगा, तो ये नॉर्मल हो जाएगा नेक्स्ट टाइम में। ठीक है ना। तो इस तरीके से क्या है कि जो इंपल्स है ट्रेवल करता चला जाएगा, और ये जब इंपल्स एक्सोन टर्मिनल एंड या सिनेप्टिक नोड पर पहुंचेगा, तो वहां पर जो वेसिकल्स हैं, उन वेसिकल्स में कुछ केमिकल्स होते हैं जिन्हें हम न्यूरोट्रांसमीटर कहते हैं। क्या कहते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर कहते हैं। वो एक्साइटेड हो जाएंगे वेसिकल्स और उन केमिकल्स को रिलीज कर देंगे। अब केमिकल डिफ्यूज होगा एक्सोनल सिनेप्टिक, जो प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन है वहां से क्रॉस करता हुआ सिनेप्टिक क्लेफ्ट में, और फिर डेंड्राइट में चला जाएगा। यानी कि जो इंपल्स का ट्रांसमिशन होता है वो एक ही डायरेक्शन में होता है। ठीक है ना। क्योंकि एक सिनेप्टिक नोड से नेक्स्ट एक्सोनल, सॉरी, जो डेंड्राइट है, ठीक है बेटा। तो इस तरीके से क्या होता है कि एक ही डायरेक्शन में इंपल्स का ट्रांसमिशन होता है। ये और बेटर समझ जाएंगे। क्या आपको ये समझ में आ गया कि एक्सोन के ऊपर इंपल्स कैसे इलेक्ट्रिकली ट्रांसमिट होते हैं? क्लियर है बेटा, सभी के क्लियर है? क्या बात है। गेट
बच्चों ये स्केच इसलिए बना रहा हूं दोबारा मैं, जिससे क्या है कि इससे रिलेटेड कुछ और पॉइंट्स हैं वो भी मैं एक्सप्लेन कर सकूं। हमेशा ध्यान रखना कि जो इंपल्स का ट्रांसमिशन होता है वो एक ही डायरेक्शन में होता है, यूनि डायरेक्शनल होता है ना, वापस रिवर्स ट्रांसमिशन कभी नहीं होता। इसके क्या रीजन है ये भी अपन डिस्कस करेंगे कि इलेक्ट्रिकली जब इंपल्स ट्रेवल करता हुआ एक्सोनल मेम्ब्रेन से सिनेप्टिक नोड तक आ जाता है, तो यहाँ पर ये जो सिनेप्टिक वेसिकल्स हैं इनके अंदर कुछ न्यूरोट्रांसमीटर्स पाए जाते हैं, जैसे कि एसिटाइल कोलिन है, सीरोटोनिन है, ग्लाइसिन है, ग्लूटामिक एसिड है। ओके, तो ये स्टिमुलेट होके अपने केमिकल्स को रिलीज करते हैं। और ये जो न्यूरोट्रांसमीटर है इस मेम्ब्रेन को हम कहते हैं प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन। ठीक है, समझ में आ गई बात। सिनेप्स क्या है? सिनेप्स क्या है कि द जंक्शन ऑफ एक्सोन टर्मिनल नोड एंड डेंड्राइट ऑफ द नेक्स्ट न्यूरॉन इज कॉल्ड सिनेप्स। इसे हम क्या कहते हैं? सिनेप्स कहते हैं। ओके, इसके एडजॉइनिंग को, इनके जंक्शन को सिनेप्स कहते हैं। तो ये प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन है, ये पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन है, ये रिसेप्टर्स है, और इनके बीच की ये जो गैप है इसे हम कहते हैं सिनेप्टिक क्लेफ्ट। तो ये केमिकल डिफ्यूज होंगे, सिनेप्टिक क्लेफ्ट में आएंगे और फिर वहां से डेंड्राइट के रिसेप्टर्स में आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे? रिसेप्टर्स इनको रिसेप्ट कर लेंगे। फिर डेंड्राइट से फिर साइटोन के अंदर, साइटोन से फिर वापस इलेक्ट्रिकली एक्सोनल मेम्ब्रेन पर ट्रेवल करेंगे। इतनी बात समझ में आ गई? क्लियर है ये पिक्चर आपके? तो ये है। अब इंपल्स क्यों एक ही डायरेक्शन में ट्रांसमिट करता है? इसका रीजन ये है कि जैसे एसिटाइल कोलिन जैसे ही डेंड्राइट में आ जाते हैं तो डेंड्राइट की मेम्ब्रेन में एक एंजाइम रिलीज होता है जिसे हम एसिटाइल कोलिन एस्ट्रेज कहते हैं। क्या कहते हैं? एसिटाइल कोलिन एस्ट्रेज कहते हैं। ये क्या करता है? एसिटाइल कोलिन को स्प्लिट कर देता है। क्या करता है? मैं लिख के बता देता हूं आपको, यहां लिख देता हूं, एसिटाइल कोलिन एस्ट्रेज। ओके, तो ये एक एंजाइम है। ये क्या करता है? एसिटाइल कोलिन को स्प्लिट कर देता है, तोड़ देता है। ठीक है ना, तो वो एसिटाइल कोलिन पीछे जा ही नहीं सकते। ठीक है ना, एसिटिक एसिड और कोलिन में उसको स्प्लिट कर देता है, तो इसलिए एक ही डायरेक्शन में ट्रांसमिट होता है। और डेंड्राइट कभी भी एसिटाइल कोलिन रिलीज नहीं करते। वे डेंड्राइट कोई भी न्यूरोट्रांसमीटर रिसेप्ट तो करते हैं लेकिन रिलीज नहीं करते, तो वापस इंपल्स जो है वो बैक नहीं जाता है, आगे फॉरवर्ड ही मूव करता है। तो ये रीजन है। तो बच्चों समझ में आया आपके ये? ठीक है, ये सिनेप्स का डायग्राम है, मेरे हिसाब से आपको अच्छे से समझ में आ गया ये। ठीक है, चलिए एक बार हैंड रेज कर दो भाई, ऑनलाइन क्लासेस में जो भी बैठे हैं अभी, एक बार हैंड रेज कर दो अगर ये टॉपिक समझ में आ गया है तो, सिनेप्स का। ओके, चलिए बच्चों रफ कर रहा हूं मैं, और कुछ एक और न्यूरोट्रांसमीटर्स लिख के बता देता हूं, फिर अपन आज ह्यूमन आई को डिस्कस करेंगे। न्यूरोट्रांसमीटर्स के एग्जांपल बता देता हूं, ध्यान रखना आप। न्यूरोट्रांसमीटर्स एसिटाइल कोलिन, कोमा सीरोटोनिन, कोमा ग्लाइसिन,
गामा ग्लूटामिक एसिड, ये पीएमटी में बन सकता है क्वेश्चन, न्यूरोट्रांसमीटर से रिलेटेड ग्लूटामिक एसिड। ओके, ये नीट एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है न्यूरोट्रांसमीटर का। और न्यूरो इनहिबिटर ऑफ इनहिबिटर कौन सा है? गाबा है, गाबा। ठीक है बच्चों, जैसे इंपल्स के ट्रांसमिशन के लिए न्यूरोट्रांसमीटर अपना रोल प्ले करते हैं, वैसे ही कुछ केमिकल ऐसे हैं जो कि इंपल्स ट्रांसमिशन को रोक देते हैं, तो उन्हें हम न्यूरोट्रांसमीटर के इनहिबिटर या न्यूरोट्रांसमिशन का इनहिबिटर कहते हैं। जैसे कि गाबा, गाबा क्या है? ग्लूटामिक, सॉरी ग्लूटामिक नहीं, सॉरी बच्चों, गामा एमिनो ब्यूटायरिक एसिड, ये नोट कर लें आप, गामा एमिनो ब्यूटायरिक एसिड, गाबा, ये इनहिबिटर है बच्चों। ये भी क्वेश्चन बन सकता है कंपटीशन एग्जाम में। ओके, गामा एमिनो ब्यूटायरिक एसिड। चलिए, गामा एमिनो ब्यूटायरिक एसिड। अब बच्चों जल्दी से मैं ह्यूमन आई का स्केच ड्रॉ कर लेता हूं, फिर अपन डिस्कस करेंगे कि जो सेंसरी ऑर्गन्स हैं, जैसे कि आई है, ईयर है, ठीक है ना, इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो पहले मैं ह्यूमन आई का स्केच ड्रॉ कर रहा हूं, आप भी सब साथ साथ में ड्रॉ कीजिए। ह्यूमन आई,
बेटा फटाफट से अपन ह्यूमन आई की स्ट्रक्चर को स्टडी कर लेते हैं, टाइम कम बच रहा है, जल्दी से बोर्ड पे लिखिए बच्चों। ह्यूमन आई एक सेंसरी ऑर्गन है हमारा। इसमें सबसे पहले आप ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये हमारी पलकें हैं जिन्हें हम आईलिड कहते हैं, और ये जो हेयर है इन्हें हम आई लैशेस कहते हैं। आपकी आंख में जो एकदम फ्रंट में जो ब्लैक या ब्राउन कलर का पार्ट दिखता है उसे हम कॉर्निया कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? कॉर्निया कहते हैं, ठीक है ना। कॉर्निया में ब्लड वेसल्स की सप्लाई नहीं होती है, ब्लड वेसल्स नहीं पाई जाती है, ठीक है। तो कॉर्निया आगे का ब्लैक या ब्राउन पार्ट होता है, ठीक है। इसके बाद में ये जो खाली स्पेस है यहाँ पर एक फ्लूइड भरा रहता है, इस लिक्विड को हम कहते हैं एक्वस ह्यूमर, ठीक है ना। ये जो लिक्विड होता है आई के अंदर, ये आई के अंदर प्रेशर को बनाए रखता है, ठीक है ना। आई प्रेशर को मेंटेन रखता है। तो एक तो यहाँ होता है फ्लूइड जो कि वाटरी होता है, इसे हम एक्वस ह्यूमर कहते हैं, और एक जेली लाइक फ्लूइड होता है जो अंदर की ओर होता है,
इसे हम विट्रियस ह्यूमर कहते हैं। ओके बेटा, इसके बाद में यहाँ जो ये जो जगह है इन्हें हम क्या कहते हैं, आइरिस कहते हैं। क्या कहते हैं, आइरिस कहते हैं। और ये जो पार्ट है, जो ये खाली जगह है जो कम या ज्यादा हो सकती है, अकोमोडेट हो सकती है, इसे हम प्यूपिल कहते हैं। तो इसके एडजस्ट होने के कारण से यहाँ पर बच्चों कुछ मसल्स होती है जिन्हें हम सिलियरी मसल्स कहते हैं। तो सिलियरी मसल्स के कारण से क्या होता है कि इनके कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के कारण से जो प्यूपिल है वो कम या ज्यादा होती है, जिससे क्या है कि लाइट को एडजस्ट किया जाता है। ठीक है ना, जैसे कि एकदम से हम डिम लाइट में जाते हैं तब ये प्यूपिल फैल जाती है, और जब एकदम से हाई लाइट ब्राइट लाइट में जाते हैं तो प्यूपिल कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, छोटी हो जाती है, जिससे क्या कम लाइट आई के अंदर जाए। क्लियर होगी बात आपकी? तो ये यहाँ पर सिलियरी मसल्स पाई जाती हैं। और ये जो स्ट्रक्चर है ये एक ट्रांसपेरेंट लेंस है। ये क्या है, एक लेंस है, कॉन्वेक्स शेप होती है इसकी, और इसमें से लाइट रे ट्रेवल करके आई के अंदर रेटिना तक जाती है। आई की इंटरनल स्ट्रक्चर को हम देखें अगर, तो उसकी जो वॉल है, आई की जो वॉल होती है वो 3 फाइब्रस कोट की बनी होती है। इसकी बनी होती है 3 फाइब्रस कोट की बनी होती है। ये 3 लेयर कौन कौन सी है? सबसे बाहर होती है स्क्लेरा, सबसे बाहर की जो लेयर है उसे स्क्लेरा कहते हैं। मिडिल लेयर को हम कॉरोइड कहते हैं, और सबसे अंदर की लेयर को रेटिना कहते हैं। एक्चुअल में जो इमेज का फॉर्मेशन होता है वो रेटिना की परत पर होता है, रेटिना की लेयर के ऊपर होता है। क्लियर होगी बात आपकी? सभी के क्लियर होगी? ठीक है बेटा। जो स्क्लेरा है वो एक डेंस कनेक्टिव टिश्यू का बना होता है। जो कॉरोइड है ये भी टिश्यू का बना होता है, कनेक्टिव टिश्यू का, लेकिन इनके अंदर ब्लड वेसल्स पाई जाती है। ठीक है। और जो रेटिना है इनके अंदर टोटल 4 लेयर्स होती हैं। रेटिना के अंदर कितनी लेयर्स होती हैं? 4 लेयर्स पाई जाती हैं। इमेज का फॉर्मेशन, कि जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो उसमें से लाइट ट्रेवल करती हुई लेंस को क्रॉस करती हुई रेटिना के ऊपर गिरती है। ठीक है, तो रेटिना के ऊपर इमेज का फॉर्मेशन होता है। ओके बेटा, जो रेटिना पार्ट है यहाँ पर जो डिप्रेशन है, ये जो जगह है इसे हम क्या कहते हैं? मैक्यूला ल्यूटिया कहते हैं। क्या कहते हैं? मैक्यूला ल्यूटिया कहते हैं। और यहाँ पर जो इसका एकदम डिप्रेस पॉइंट है इसे हम फोविया कहते हैं। क्या कहते हैं? फोविया सेंट्रलिस कहते हैं। तो यहाँ पर आपको बच्चों बता दूं मैं, जो रेटिना पार्ट है यहाँ पर 2 टाइप की सेल्स पाई जाती हैं, रोड्स एंड कोन। क्या क्या पाई जाती हैं? रोड्स एंड कोन्स पाई जाती हैं। ठीक है ना। तो जो रोड जो सेल्स होती हैं उनमें रोडोप्सिन नाम का पिगमेंट पाया जाता है। इस रोडोप्सिन नाम के पिगमेंट में 2 कंपोनेंट है, एक तो स्कोटॉक्सिन और एक है रेटिनल। तो रेटिनल जो प्रोटीन होती है इसके अंदर विटामिन, रेटिनल पार्ट में विटामिन ए के द्वारा ये फॉर्मेशन होता है इसका। तो रोडोप्सिन जो रोड सेल्स होती है, वो डिम लाइट में काम करती है, अंधेरे में वर्क करती है और हमें विजिबिलिटी देती है। जबकि जो कोन सेल्स है वो ब्राइट लाइट में हमें रेस्पॉन्स देती है, विजिबिलिटी देती है कोन सेल्स, और कलर सेंसेशन भी प्रोवाइड कराती है कोन सेल्स। तो ये रेटिना के अंदर पाई जाती हैं। तो फोविया पार्ट में कोन सेल्स सबसे ज्यादा पाई नंबर में ज्यादा होती है, इसीलिए यहाँ पर जो विजिबिलिटी एकदम डिस्टिंक्ट होती है, क्लियर होती है। इसके अलावा बच्चों जो ये जो जगह है इसे हम ब्लाइंड स्पॉट कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर रोड्स और कोन सेल्स नहीं पाई जाती हैं। तो यहाँ पर कोई भी विजिबिलिटी नहीं रहती है इस पॉइंट की वजह से। ठीक है ना। यहाँ से बच्चों रेटिना से क्या है, कई सारी नर्व्स हैं जो पीछे निकलती है, इन्हें हम क्या कहते हैं? ऑप्टिक नर्व्स कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑप्टिक नर्व्स कहते हैं। तो ये जो ऑप्टिक नर्व्स हैं ये ब्रेन तक जाती हैं। ठीक है बेटा, और ब्रेन में जाके ब्रेन के कॉर्टेक्स पार्ट में इंपल्सेस को सेंड करती है। तो हमारी प्रीवियस मेमोरी के बेसिस पर हम क्या इंटरप्रेट करते हैं और हम आइडेंटिफाई करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को। ओके बेटा, तो इस तरीके से जो हमारी आई है उसकी स्ट्रक्चर पाई जाती है। 11th क्लास टाइम सिर्फ 2 मिनट्स बचे हैं। आज की क्लास में इतना ही। आई से रिलेटेड कुछ और पॉइंट्स भी हैं जो अपन कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके।